कहानी की शुरुआत एक बेहद घने अंधेरे और सन्नाटे से होती है, जहां अचानक बंदूकों के कॉक होने की आवाज गूंज उठती है। लॉस एंजल्स की सड़कों पर एक भारी बख्तरबंद गाड़ी, आर्मर्ड ट्रक को कुछ नकाबपोश हमलावर चारों तरफ से घेर लेते हैं। गाड़ी के अंदर मौजूद गार्ड्स को अपनी जान बचाने का मौका तक नहीं मिलता। हमलावर चीखते हुए कहते हैं, हैंड्स अवे फ्रॉम द वेपन। लेकिन जैसे ही एक गार्ड अपनी गन की तरफ हाथ बढ़ाता है, अंधाधुंध गोलियों की बौछार से पूरी गाड़ी को छलनी कर दिया जाता है। खून के छींटे कांच पर बिखर जाते हैं। सायरन की आवाजों से पूरा इलाका गूंज उठता है, लेकिन इन प्रोफेशनल लुटेरों को पुलिस का कोई खौफ नहीं था। वो पुलिस के पहुंचने से पहले ही उस भारी बख्तरबंद गाड़ी को लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। जब लॉस एंजल्स का सबसे खतरनाक और सनकी शेरिफ बिग निक अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है, तो वो इस खूनी मंजर को देखकर हैरान रह जाता है। वहां 4 लाशें पड़ी थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वो बख्तरबंद गाड़ी पूरी तरह खाली थी। लुटेरों ने एक खाली गाड़ी को चुराने के लिए इतना बड़ा खून खराबा क्यों किया? पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स इस पहेली को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन बिग निक समझ जाता है कि ये किसी आम अपराधी का काम नहीं है। ये एक बेहद शातिर और ट्रेंड दिमाग का खेल था, जिसने जानबूझकर एक ऐसा इलाका चुना था जहां पुलिस का एयर सपोर्ट गैटो बर्ड भी काम न कर सके। निक का सीधा सा उसूल था, वो अपराधियों को पकड़ने के लिए कानून की किताबों को जेब में रखता था। तभी इस केस में एक नया मोड़ आता है। निक की टीम को पता चलता है कि इस पूरे गैंग का लीडर रे मैरीमैन है, जो हाल ही में जेल से छूटा है, और वो कोई मामूली चोर नहीं बल्कि एक एक्स मिलिट्री कमांडो है। मैरीमैन और उसके साथी क्लोज क्वार्टर बैटल यूनिट के हिस्सा रह चुके थे, यानी वो मौत के खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी थे। निक मैरीमैन तक पहुंचने के लिए उसके करीबियों पर नजर रखना शुरू करता है, और उसकी नजर पड़ती है डॉनी पर, जो एक लोकल बार जिग्गीज हॉफब्रू में बारटेंडर का काम करता है। डॉनी दिखने में बेहद सीधा और आम लड़का लगता था, लेकिन वो कोई मामूली बारटेंडर नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल रेसिंग ड्राइवर था, जिसे मैरीमैन ने अपनी टीम का एस्केप ड्राइवर बनाया था। एक रात जब डॉनी बार बंद करके अपनी कार की तरफ बढ़ता है, तो अचानक अंधेरे से निकलकर निक और उसके साथी उसे किडनैप कर लेते हैं। डॉनी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं जब वो खुद को एक सुनसान कमरे में पूरी तरह घिरा हुआ पाता है। निक उसके सामने आकर बैठता है और उसके चेहरे पर सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहता है, हम कोई आम पुलिस वाले नहीं हैं जो तुम्हें हथकड़ी पहनाकर कोर्ट ले जाएंगे। हम सीधे गोली मारते हैं क्योंकि उसमें कागजी कार्रवाई कम होती है। निक का खौफनाक रूप देखकर डॉनी बुरी तरह कांपने लगता है। उसकी पैंट डर के मारे गीली हो जाती है। जब निक उसका गला दबाकर सच उगलवाने की कोशिश करता है, तो डॉनी तड़पते हुए चीख पड़ता है, मैं सिर्फ ड्राइवर हूँ, मुझे उनके प्लान के बारे में कुछ नहीं पता। डॉनी अपनी जान बचाने के लिए निक के सामने टूट जाता है और मैरीमैन के गैंग का पर्दाफाश करना शुरू करता है। वो बताता है कि मैरीमैन एक बहुत बड़ा और नामुमकिन सा दिखने वाला दांव खेलने जा रहा है। निक मुस्कुराता है और डॉनी को अपना मुखबिर इन्फॉर्मेंट बनने पर मजबूर कर देता है, लेकिन डॉनी को ये अंदाजा नहीं था कि वो 2 बेहद खतरनाक पार्टों के बीच पिस चुका है। दूसरी तरफ मैरीमैन अपनी टीम को एक खुफिया जगह पर इकट्ठा करता है। उसके सामने एक बहुत बड़ा नक्शा फैला हुआ है। मैरीमैन अपनी गहरी और ठंडी आवाज में कहता है, दुनिया में एक ही ऐसा बैंक है जिसे आज तक कोई नहीं लूट पाया, लॉस एंजल्स का फेडरल रिजर्व। वहां हर वक्त 500 से 800 बिलियन डॉलर्स मौजूद रहते हैं। मैरीमैन की आंखें चमक उठती हैं जब वो कहता है, हम इसे लूटने वाले हैं। मैरीमैन जब अपनी टीम के सामने फेडरल रिजर्व को लूटने का प्लान रखता है, तो सबके होश उड़ जाते हैं। फेडरल रिजर्व कोई आम बैंक नहीं था, बल्कि वो बैंकों का बैंक था, जिसकी सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। मैरीमैन अपनी टीम को समझाता है कि जैसे ही कोई उस बिल्डिंग के लॉबी में कदम रखता है, वहां के कंप्यूटर्स देश के हर लॉ एनफोर्समेंट डेटाबेस को खंगाल डालते हैं। अगर किसी के नाम पर एक छोटा सा पार्किंग टिकट भी बकाया हो, तो सुरक्षा कर्मियों को उसकी भनक लग जाती है। 2 मंजिला नीचे बने उस मुख्य वॉल्ट तक पहुंचना पूरी तरह नामुमकिन था, क्योंकि वहां हर 1 मिलीमीटर हिस्सा कैमरों, मोशन सेंसर्स और अत्याधुनिक लेजरों से घिरा हुआ था। लेकिन मैरीमैन के पास इस अभेद्य किले को भेदने का एक ऐसा मास्टर प्लान था जिसकी कल्पना खुद बैंक के अधिकारियों ने भी नहीं की थी। मैरीमैन बताता है कि फेडरल रिजर्व हर दिन बैंकों से आने वाले पुराने और कटे फटे नोटों को नष्ट करने के लिए अलग करता है, जिन्हें अनफिट बिल्स कहा जाता है। सबसे खास बात ये थी कि इन पुराने नोटों के सीरियल नंबर्स को फेड के सिस्टम से हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाता था।
सिस्टम से नंबर हटते ही वो पैसा पूरी दुनिया के लिए कागज का एक बेजान टुकड़ा बन जाता था, जिसे ट्रैक करना नामुमकिन था। हर दिन शाम 4 से 5 बजे के बीच करीब $30 मिलियन की इस अनफिट करेंसी को श्रेडर मशीनों में डालकर धूल में मिला दिया जाता था। मैरीमैन का प्लान सीधा और खौफनाक था। उन नोटों के श्रेडर मशीन में जाने से ठीक पहले उन्हें उड़ाना था, यानी एक ऐसी डकैती जिसका पैसा गायब होने के बाद भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कागजों पर वो पैसा पहले ही नष्ट हो चुका होता। इस बेहद जटिल प्लान को अंजाम देने के लिए मैरीमैन को बैंक के अंदर अपने एक मोहरे की जरूरत थी, और वो मोहरा कोई और नहीं बल्कि डॉनी था। डॉनी को फेडरल रिजर्व के अंदर एक चाइनीज रेस्तरां के डिलीवरी बॉय के रूप में एंट्री दिलाई जाती है। वो रोजाना सुरक्षा घेरे को पार करके बैंक के अंदर कर्मचारियों को खाना पहुंचाने जाता है, ताकि वहां के सुरक्षा पैटर्न्स, कैमरों की पोजीशन और टाइमिंग को अच्छी तरह समझ सके। लेकिन डॉनी इस वक्त एक बेहद खतरनाक दोहरी जिंदगी जी रहा था। एक तरफ मैरीमैन उस पर आंख बंद करके भरोसा कर रहा था, तो दूसरी तरफ बिग निक का खौफनाक साया लगातार डॉनी का पीछा कर रहा था। निक अपनी पूरी टीम के साथ मैरीमैन के हर एक कदम पर नजर गड़ाए बैठा था, लेकिन मैरीमैन की मिलिट्री ट्रेनिंग के आगे पुलिस की हर चाल कमजोर पड़ रही थी। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है जब बिग निक की निजी जिंदगी पूरी तरह बिखर जाती है। उसकी पत्नी को उसके अवैध संबंधों और उसकी हिंसक जिंदगी का पता चल जाता है, और वो अपनी बेटियों को लेकर निक को छोड़कर चली जाती है। निक अंदर से पूरी तरह टूट चुका था और उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। वो अपनी इस भड़ास को मैरीमैन के गैंग पर निकालना चाहता था। एक रात निक जानबूझकर उस रेस्तरां में पहुंच जाता है जहां मैरीमैन अपनी पूरी टीम और परिवार के साथ डिनर कर रहा था। निक मैरीमैन के ठीक सामने जाकर बैठ जाता है और उसे उकसाने के लिए उसकी टीम के सदस्यों का मजाक उड़ाने लगता है। दोनों दिग्गजों के बीच की वो खामोश जंग उस रेस्तरां की हवा को पूरी तरह भारी कर देती है। मैरीमैन चुपचाप निक को देखता है। उसकी आंखों में गुस्सा तो था, लेकिन वो अपने प्लान को खराब नहीं करना चाहता था। निक के जाने के बाद मैरीमैन का शक गहरा जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उनकी टीम में कोई न कोई गद्दार जरूर है जो पुलिस को खबरें पहुंचा रहा है। मैरीमैन आधी रात को डॉनी को घसीटते हुए एक सुनसान जगह पर ले जाता है और उसके मुंह पर गन तान देता है। गन के कॉक होने की आवाज सुनकर डॉनी की रूह कांप उठती है। मैरीमैन ठंडे लहजे में पूछता है, वो पुलिस वाला तुम्हें कैसे जानता है? सच बताओ, वरना यहीं दफन कर दूंगा। डॉनी मौत को अपने इतने करीब देखकर रोने लगता है और झूठ बुनते हुए कहता है कि निक उसे बार में परेशान कर रहा था, लेकिन उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया। मैरीमैन कुछ पल के लिए डॉनी की आंखों में देखता है, गन को नीचे करता है और कहता है, शुक्रवार, याद रखना हमारा प्लान शुक्रवार को ही एग्जीक्यूट होगा। लेकिन मैरीमैन का ये फैसला इस खूनी खेल की टाइमिंग को पूरी तरह बदल देता है, क्योंकि वो शुक्रवार को कुछ ऐसा करने वाला था जिसकी उम्मीद खुद बिग निक को भी नहीं थी। शुक्रवार की सुबह आ चुकी थी। पूरा लॉस एंजल्स अपनी रफ्तार में दौड़ रहा था, लेकिन शहर के एक कोने में मौत का सबसे बड़ा चक्रव्यूह रचा जा चुका था। मैरीमैन अपनी टीम को हथियारों से लैस होने का हुक्म देता है। भारी मशीन गनें, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और सैकड़ों राउंड गोलियां गाड़ियों में लोड की जा चुकी थी। दूसरी तरफ बिग निक और उसकी मेजर क्राइम्स की टीम अपनी गाड़ियों में तैयार बैठी थी। डॉनी के जरिए निक को जो जानकारी मिली थी, उसके मुताबिक मैरीमैन आज पिको रिवेरा सेविंग्स बैंक पर हमला करने वाला था। निक अपने साथियों से कहता है कि हमें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना है। जब तक लुटेरे बैंक के अंदर जाकर कोई अपराध नहीं कर देते, तब तक हम सिर्फ उन पर नजर रखेंगे और जैसे ही वो बाहर निकलेंगे उन्हें वहीं ढेर कर देंगे। तभी मैरीमैन की बख्तरबंद गाड़ियां पिको रिवेरा बैंक के सामने आकर रुकती हैं। बैंक का दरवाजा टूटता है और पूरी बिल्डिंग गोलियों की गूंज से दहल उठती है। मैरीमैन और उसके साथी चीखते हुए अंदर दाखिल होते हैं। सब के सब जमीन पर लेट जाओ, अपनी आंखें नीचे रखो और मुंह बंद। बैंक के अंदर मौजूद स्टाफ और आम लोग खौफ से कांपने लगते हैं। मैरीमैन बिना वक्त गंवाए सभी के मोबाइल फोन्स एक बॉक्स में इकट्ठा करवाता है और बंधकों के हाथ पैर बांध देता है। बाहर खड़ी पुलिस को लग रहा था कि सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक हो रहा है, लेकिन तभी बैंक के अंदर से एक ऐसी मांग सामने आती है जिसने पूरी पुलिस फोर्स के होश उड़ा दिए। मैरीमैन बैंक मैनेजर के जरिए पुलिस को फोन लगवाता है और सीधे $10 मिलियन कैश और ईंधन से भरे एक सरकारी हेलीकॉप्टर की मांग कर देता है। वो धमकी देता है कि अगर 1 घंटे के अंदर मांग पूरी नहीं हुई तो वो हर घंटे एक बंधक को जान से मार देगा। ये सुनते ही बाहर खड़े पुलिस ऑफिसर्स के बीच हड़कंप मच जाता है। लॉस एंजल्स पुलिस का एक सीनियर ऑफिसर तुरंत बैंक के अंदर फोन लगाता है और मैरीमैन से बात करने की कोशिश करता है,
लेकिन मैरीमैन की मिलिट्री ट्रेनिंग उसे बखूबी जानती थी कि बातचीत सिर्फ पुलिस का वक्त काटने का एक जरिया है। जैसे ही नेगोशिएटर बात शुरू करता है, मैरीमैन ठंडे दिमाग से एक खौफनाक फैसला लेता है। वो एक महिला बंधक को घसीटते हुए सामने लाता है। वो महिला रोती बिलखती रही, अपनी जान की भीख मांगती रही, लेकिन मैरीमैन के हाथ नहीं कांपे। बैंक के अंदर एक जोरदार धमाका होता है। मैरीमैन उस महिला को गोली मार देता है। फोन पर गोली की आवाज सुनते ही बाहर खड़े बिग निक का खून खौल उठता है। वो पागलों की तरह चीखता है, स्वॉट टीम को तुरंत अंदर भेजो। लेकिन मैरीमैन का असली खेल तो अब शुरू हुआ था। जब पुलिस और स्वाट टीम पूरी ताकत के साथ बैंक के मुख्य दरवाजों को तोड़कर अंदर दाखिल होती है, तो वहां का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बैंक का मुख्य वॉल्ट पूरी तरह से उड़ाया जा चुका था। फर्श पर चारों तरफ नोट बिखरे पड़े थे और सभी बंधक सही सलामत बंधे हुए थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि मैरीमैन और उसका पूरा गैंग हवा की तरह गायब हो चुका था। निक जब वॉल्ट के अंदर कदम रखता है तो उसे समझ आता है कि वहां कोई सुरंग नहीं थी, बल्कि लुटेरों ने बैंक के अंदर मौजूद सीवर लाइन के रास्ते का इस्तेमाल किया था। लेकिन पहेली ये थी कि सीवर का वो रास्ता तो आगे जाकर पूरी तरह सीमेंट से बंद था, तो फिर वो गए कहाँ? तभी बिग निक के दिमाग की बत्ती जलती है। वो पिको रिवेरा बैंक के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स को देखता है और अचानक उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैरीमैन कभी इस छोटे से बैंक को लूटने आया ही नहीं था। ये पूरी डकैती, ये बंधक बनाना और उस महिला को मारने का नाटक, ये सब सिर्फ एक बहुत बड़ा धोखा, डिस्ट्रैक्शन था। मैरीमैन ने पिको रिवेरा बैंक के नाम पर फेडरल रिजर्व में आज दोपहर 2:45 बजे का एक फर्जी मनी ड्रॉप शेड्यूल करवाया था। इस वक्त जब पूरी शहर की पुलिस पिको रिवेरा बैंक को घेरे खड़ी थी, मैरीमैन और उसका गैंग फेडरल रिजर्व की बख्तरबंद गाड़ी और यूनिफॉर्म पहनकर सीधे उस अभेद्य किले यानी फेडरल रिजर्व के मुख्य दरवाजे पर पहुंच चुके थे, जहां उनका स्वागत करने के लिए खुद बैंक के अधिकारी खड़े थे। फेडरल रिजर्व के मुख्य लोडिंग डॉक पर मैरीमैन का बख्तरबंद ट्रक आकर रुकता है। डॉनी गाड़ी से उतरकर सुरक्षा गार्ड्स को अपने फर्जी आईडी कार्ड्स दिखाता है। गार्ड्स उनके कार्ड्स चेक करते हैं और सब कुछ सही पाकर भारी भरकम लोहे का गेट खोल देते हैं। मैरीमैन और उसके साथी बिना किसी रुकावट के उस अभेद्य किले के सबसे सुरक्षित हिस्से में दाखिल हो चुके थे, जहां आमतौर पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। बैंक के कर्मचारी उनके ट्रक से पैसों के बक्से उतारना शुरू करते हैं। मैरीमैन जानता था कि उनके पास बहुत कम वक्त है, क्योंकि जैसे ही पिको रिवेरा बैंक से पुलिस को सुराग मिलेगा, पूरी शहर की पुलिस यहां पहुंच जाएगी। डॉनी चुपके से अपने वायरलेस सेट पर मैरीमैन को मैसेज भेजता है, सिल्वरबैक, मैं अंदर आ चुका हूँ। अब बारी थी मैरीमैन के प्लान के सबसे अहम और जादुई हिस्से की। डॉनी बैंक के अंदरूनी रास्तों से होता हुआ उस वेंटिलेशन रूम के पास पहुंचता है, जहां से पूरे फेडरल रिजर्व की बिजली कंट्रोल होती थी। मैरीमैन के इशारे पर डॉनी बिजली के मुख्य ग्रिड को हैक कर लेता है और पूरे सिस्टम को ब्राउन आउट मोड पर डाल देता है। एक ही झटके में पूरे फेडरल रिजर्व की बत्तियां गुल हो जाती हैं, अलार्म बजने लगते हैं और कंप्यूटर्स ठप पड़ जाते हैं। बैंक के अधिकारी परेशान हो जाते हैं और काउंटिंग रूम के कर्मचारियों को तुरंत बाहर आने का हुक्म देते हैं, क्योंकि बिजली जाने से नोटों की गिनती रुक चुकी थी। लेकिन मैरीमैन जानता था कि बैंक के सुरक्षा कैमरे अपनी अलग पावर सप्लाई पर चलते हैं, जिन पर इस पावर कट का कोई असर नहीं होने वाला था। तभी डॉनी एक छोटा सा डिवाइस निकालता है और एक जोरदार ईएमपी ब्लास्ट एक्टिवेट कर देता है। ईएमपी ब्लास्ट होते ही उस 30 फीट के दायरे में मौजूद सभी मोशन सेंसर्स और कैमरे पूरी तरह से अंधे हो जाते हैं। मैरीमैन और उसकी टीम के पास अब सिर्फ 2 मिनट का वक्त था। वो बिजली की रफ्तार से $100 वाले काउंटिंग रूम के अंदर दाखिल होते हैं। वहां नोटों के विशालकाय बक्से रखे हुए थे, जिनमें वो अनफिट करेंसी भरी थी, जिसे कुछ ही देर में श्रेडर मशीनों में डालकर नष्ट किया जाने वाला था। मैरीमैन और उसके साथी उन बक्सों को खाली करना शुरू करते हैं और करोड़ों डॉलर्स कैश को कचरे के बड़े बड़े डिब्बों और बोरियों में भरने लगते हैं। दूसरी तरफ बैंक के मुख्य कंट्रोल रूम में बैठे सुरक्षा कर्मियों को कैमरों में खराबी का एहसास होता है और वो तुरंत सुरक्षा गार्ड्स को $100 वाले काउंटिंग रूम की तरफ रवाना करते हैं। गार्ड्स के कदमों की आहट मैरीमैन के कानों तक पहुंचती है। मैरीमैन अपने साथियों को छिपने का इशारा करता है। सुरक्षा गार्ड्स जैसे ही रूम का दरवाजा खोलकर अंदर झांकते हैं, उन्हें वहां कोई नहीं दिखता, क्योंकि मैरीमैन और उसकी टीम अंधेरे का फायदा उठाकर पहले ही वहां से हट चुकी थी। गार्ड्स अपने वॉकी टॉकी पर मैसेज भेजते हैं, यहाँ सब कुछ ठीक है, सिर्फ धूल उड़ रही है।
गार्ड्स के जाते ही मैरीमैन अपनी बोरियों को लेकर सीधे उस रास्ते पर बढ़ता है जहां से बैंक का कचरा बाहर निकाला जाता था। वो उन करोड़ों डॉलर्स को कचरे के ट्रकों में डाल देते हैं। प्लान पूरी तरह से कामयाब हो चुका था। मैरीमैन, डॉनी और उनकी टीम बिना किसी को शक हुए करोड़ों की उस बेनाम करेंसी को लेकर फेडरल रिजर्व के मुख्य दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं, जिसकी कोई गिनती ही नहीं थी। लेकिन तभी इस परफेक्ट डकैती में एक बहुत बड़ी चूक हो जाती है। फेडरल रिजर्व के मुख्य लॉबी में बैठा एक अफसर सीसीटीवी फुटेज को दोबारा चेक करता है और उसे चाइनीज फूड डिलीवरी वाले डॉनी की टाइमिंग और हरकतों पर शक हो जाता है। वो चिल्लाता है, उस डिलीवरी बॉय को रोको, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉनी बैंक से बाहर निकलकर सड़कों पर गायब हो चुका था। दूसरी तरफ बिग निक पिको रिवेरा बैंक के पास मैरीमैन की चाल को पूरी तरह समझ चुका था। निक को वायरलेस पर मैसेज मिलता है कि फेडरल रिजर्व में एक संदिग्ध डिलीवरी बॉय देखा गया है जो लाल शर्ट में है। निक की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो अपनी गाड़ी को पूरी रफ्तार से फेडरल रिजर्व की तरफ मोड़ देता है। शहर के बीचों बीच एक भयानक चेज शुरू होने वाली थी, जहां एक तरफ करोड़ों का कैश था और दूसरी तरफ निक की भूखी शेरिफ टीम। बिग निक की गाड़ियां लॉस एंजल्स की सड़कों पर चीखते हुए सायरन के साथ मैरीमैन का पीछा कर रही थी। डॉनी अपनी गाड़ी में भागने की कोशिश करता है, लेकिन निक की टीम उसे बीच सड़क पर ही घेर लेती है। पुलिस डॉनी को दबोच लेती है, लेकिन जब निक उसके मुंह पर बंदूक तानकर पूछता है कि मैरीमैन और पैसा कहाँ है, तो डॉनी खौफ से कांपते हुए उस आखिरी ठिकाने का नाम उगल देता है, पैसिफिक होराइजन सैल्वेज, जो कि एक कबाड़ खाना था। मैरीमैन को अपने वायरलेस पर खबर मिल जाती है कि डॉनी पकड़ा जा चुका है और उनका प्लान लीक हो चुका है। अब उनके पास छिपने का कोई रास्ता नहीं था। उन्हें सिर्फ अपनी ताकत के दम पर इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना था। लॉस एंजल्स का मुख्य हाईवे पूरी तरह से ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ था। मैरीमैन और उसके साथी भारी हथियारों से लैस होकर अपनी गाड़ियों से नीचे उतर आते हैं। तभी पीछे से बिग निक और उसकी शेरिफ टीम की गाड़ियां भी वहां पहुंच जाती हैं। हाईवे के बीचों बीच आम नागरिकों की गाड़ियों के सामने दोनों तरफ से हथियारों के मुंह खुल जाते हैं। गोलियों की ऐसी बौछार शुरू होती है जिससे पूरा आसमान दहल उठता है। मैरीमैन की मिलिट्री ट्रेनिंग और निक का पागलपन आमने सामने थे। गोलियां गाड़ियों के शीशों और इंजनों को चीरती हुई आर पार हो रही थी। मैरीमैन चिल्लाता है, कवर लो और आगे बढ़ो। इस खूनी मुठभेड़ में निक की टीम के कई जांबाज अफसर गोलियों का शिकार होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं, लेकिन निक बिना डरे लगातार आगे बढ़ता रहता है। मैरीमैन के साथी एक एक करके निक की गोलियों का शिकार होने लगते हैं। मैरीमैन खुद बुरी तरह घायल हो जाता है। उसके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उसका हौसला अभी भी नहीं टूटा था। वो रेंगते हुए एक कबाड़ गाड़ी के पीछे छिपता है और अपनी गन को दोबारा रीलोड करने की कोशिश करता है। तभी बिग निक उसकी परछाई का पीछा करते हुए ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। मैरीमैन निक को देखता है। उसकी आंखों में हार का कोई डर नहीं था, बल्कि एक ठंडी मुस्कान थी। निक अपनी गन तानकर कहता है, खेल खत्म। मैरीमैन अपनी गन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन निक बिना एक पल गंवाए ट्रिगर दबा देता है। मैरीमैन के सीने में गोलियां धंस जाती हैं और वो हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। निक गहरी सांस लेता है और अपनी सिगरेट जलाता है। वो मैरीमैन की गाड़ियों की तलाशी लेता है ताकि वो चोरी किए गए $30 मिलियन को बरामद कर सके। लेकिन जब पुलिस वाले उन कचरे के डिब्बों और बोरियों को खोलते हैं, तो निक के पैरों तले फिर से जमीन खिसक जाती है। उन बोरियों के अंदर पैसे नहीं थे, बल्कि रद्दी कागज और बेकार के टुकड़े भरे हुए थे। मैरीमैन के पास एक भी डॉलर नहीं था। निक हैरान रह जाता है कि अगर मैरीमैन के पास पैसा नहीं था, तो वो $30 मिलियन आखिर गए कहाँ? क्या मैरीमैन ने खुद को दांव पर लगाकर किसी और को बचाया था? कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट अब सामने आता है। कुछ दिनों बाद बिग निक उसी बार में जाता है जहां डॉनी काम करता था, लेकिन वहां पता चलता है कि डॉनी ने 2 दिन पहले ही नौकरी छोड़ दी थी। असल में इस पूरी डकैती का असली मास्टरमाइंड मैरीमैन नहीं, बल्कि वो सीधा साधा दिखने वाला बारटेंडर डॉनी था। डॉनी ने ही मैरीमैन और शेरिफ निक दोनों को अपने इशारों पर नचाया था। जब मैरीमैन और निक के बीच हाईवे पर खूनी जंग चल रही थी, डॉनी पुलिस की हिरासत से चकमा देकर अपने असली साथियों के साथ उस कचरे के ट्रक से असली माल निकाल चुका था। कहानी के आखिरी सीन में हम डॉनी को लंदन के एक आलीशान पब में देखते हैं, जहां वो अपने दोस्तों के साथ करोड़ों डॉलर्स की कामयाबी का जश्न मना रहा है। वो मुस्कुराते हुए अपनी ड्रिंक उठाता है, क्योंकि उसने एक ऐसी डकैती को अंजाम दिया था जिसकी तलाश अब पूरी दुनिया की पुलिस कभी नहीं कर पाएगी।